श्री शिवाजी महाविद्यालय परभणी के हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। प्रश्न पत्र 9वां सत्र 5वां हिंदी साहित्य का इतिहास। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकालीन काव्यधारा को हम पढ़ेंगे। रीतिकाल के अंतर्गत रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषताओं को हम इस ताशिका के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। रीतिबद्ध काव्यधारा उन कवियों की हैं जिन्होंने राजाओं को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की। ये कवि पहले संस्कृत से काव्य लक्षण या सिद्धांत का अनुवाद ब्रज भाषा में करते, उसके बाद उदाहरण के रूप में कविता लिखते थे। इसी काव्यधारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहा जाता है तथा इनके कवियों को आचार्य। मध्यकाल में दरबार पर आश्रित कवियों के बड़े हिस्से में रीति या पद्धति से बद्ध काव्य रचना करने वाले कवि आते हैं। उन्होंने आत्म प्रशंसा या काव्य रसिकों को ज्ञान देने के लिए इस तरह के काव्य का सृजन किया। रीतिबद्ध काव्यधारा में जिसमें केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, कुलपति मिश्र, देव, भिखारीदास, पद्माकर और मतीराम आदि महत्वपूर्ण कवियों को रखा जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी इस कवि के माध्यम से माना गया है। हालांकि उनसे पहले लगभग 1601 में केशवदास ने कवि प्रिया नामक लक्षण ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया था। केशवदास के बाद लगभग 40 वर्षों तक किसी ने भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। अर्थात इस आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि केशवदास ही इस काव्यधारा के प्रमुख आचार्य कवि हैं और उनकी काव्य को ध्यान में लेते हुए, चिंतामणि त्रिपाठी की काव्य को ध्यान में लेते हुए इस काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं को निम्न मुद्दों के माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं। रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ। पहली प्रवृत्ति है रीति निरूपण। रीतिबद्ध कवियों ने रीति का निरूपण किया और उसको प्रमुखता दी है। प्रायः सभी कवियों ने काव्यांगों का निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीति निरूपण प्रायः 3 दिशाओं में हुआ: अलंकार निरूपण, नायिका भेद निरूपण और छंद निरूपण। हम देखते हैं कि इस वर्ग में आने वाले कवियों का उद्देश्य रीति कर्म और कवि कर्म को समान महत्व देना रहा है। ऐसे ग्रंथों में लक्षण और उदाहरण दोनों ही कवियों द्वारा रचित हैं तथा उदाहरणों में समरसता का विशेष ध्यान रखा गया है। इस वर्ग के कवियों में प्रमुखता मतीराम, चिंतामणि, देव, श्रीपति, पद्माकर, ग्वाल आदि इन कवियों का नाम आदरपूर्वक लिया जाता है। दूसरी विशेषता आचार्यत्व का अभाव। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर मानी गई है। रीतिबद्ध कवियों में आचार्यत्व का अभाव था। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन और आलोचना शक्ति की अपेक्षा होती है, उसका अभाव इन कवियों में हमें दिखाई देता है। उसका कारण है कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत आचार्यों ने जिस प्रकार काव्य ग्रंथों के संदर्भ में, अर्थात काव्यशास्त्र के संदर्भ में काव्य ग्रंथ लिखे, उसका कहीं पर भी हमें यहाँ पर अधिक मात्रा में प्रयोग होते हुए दिखाई नहीं देता। और इसलिए कई विद्वान ये मानते हैं कि इस काल के कवि को आचार्यत्व का अभाव भी हम मान सकते हैं, ऐसा कई विद्वान मानते हैं। मौलिकता का अभाव। रीतिबद्ध कवियों के द्वारा किए गए काव्यांग निरूपण में मौलिकता का अभाव है। इन कवियों ने यद्यपि सैकड़ों काव्य ग्रंथ, रीति ग्रंथ लिखे हो, तथापि किसी मौलिक सिद्धांत का प्रतिपादन रीति ग्रंथकार नहीं कर सके। जैसे कि हमने देखा है कि संस्कृत आचार्यों ने 6वीं, 7वीं, 8वीं दशशती में जिस प्रकार काव्य ग्रंथों का निर्माण करते हुए अनेक सिद्धांत स्थापित किए, उसके पहले भी किए हैं। उस प्रकार के सिद्धांत या उस प्रकार के मौलिक सिद्धांत स्थापित करने का प्रयास इस काल के कवियों ने नहीं किया है। जो भी सिद्धांत उनके सामने थे उसको परिपाटी के माध्यम से जनता के सामने रखना, राजाओं के सामने रखना,
राजा के सम्मुख रखना, ये इन कवियों का प्रमुखता से काम रहा है और इसलिए ये एक विशेषता यहाँ पर मानी जाती है कि मौलिकता का अभाव इनकी कविता में दिखाई देता है। चौथी विशेषता है श्रृंगारिकता। जैसे कि हम जानते हैं कि रीतिकाल को श्रृंगारिक काल भी कई विद्वान मानते हैं, कई विद्वान कहते हैं। रीतिकाल में श्रृंगार की प्रधानता रही है। रीतिबद्ध कवियों ने नायिका भेद के अंतर्गत श्रृंगारी रचनाएं प्रस्तुत की। श्रृंगार रस निरूपक रीतिबद्ध कवियों में मोतीराम सबसे अधिक और सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। रीतिकाल के कवियों की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति ये श्रृंगार है। इन कवियों का श्रृंगार वर्णन एक ओर तो शास्त्रीय बंधनों से मुक्त है, तो दूसरी ओर विलासी आश्रयदाताओं की प्रवृत्ति ने इसे उस सीमा तक पहुंचा दिया गया, ये अश्लीलता का स्पर्श करने लगा। नायक नायिका का भेद निरूपण प्रायः इसी अंतर्गत किया गया है। वस्तुतः इन कवियों को वह दरबारी वातावरण प्राप्त हुआ जिसमें व्यक्ति की दृष्टि विलास के समस्त उपकरणों के संग्रह की ओर ही रहती है। निर्द्वंद भोग में ही जीवन की सार्थकता समझी गई और नारी को उपभोग की वस्तु मानकर देखा गया। पुरुष की समस्त चेष्टाएं उसे एक वस्तु के रूप में ही देखती हैं। विलास वृत्ति की प्रधानता के कारण इनकी सौंदर्य दृष्टि भी अंग सौष्ठव, शारीरिक बनावट एवं बाह्य रूपाकार तक सीमित रही। आंतरिक सौंदर्य के उद्घाटन में उनकी वृत्ति नहीं रही। अर्थात सामंती दृष्टिकोण के कारण नारी की ओर देखने का नजरिया इस काल के कवियों का सिर्फ श्रृंगारिक था, जो कि भक्तिकाल के कवियों का ऐसा नहीं था। और एक विशेषता श्रृंगारिकता, लेकिन नारी के संबंध में कलुषित ऐसा दृष्टिकोण भी हम कह सकते हैं। पांचवी प्रवृत्ति अर्थात विशेषता बताई जाती है अलंकार विवेचन की प्रमुखता। रीतिकालीन काव्य में अलंकरण की प्रधानता है। कविता सुंदरी को अलंकारों से सजाने में वे कवि कर्म की सार्थकता समझते थे। अलंकारों के प्रति उनका मोह अति प्रबल था, अतः वे कविता में अलंकारों का सायास प्रयोग करते थे। केशव तो अलंकार विहीन कविता को सुंदर मानते ही नहीं, भले ही वह अन्य कितने ही गुणों से युक्त क्यों न हो। कल्पना की ऊंची उड़ान, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति एवं पांडित्य प्रदर्शन रीतिकालीन काव्य में अलंकारिता के कारण ही आया है। रीतिबद्ध कवियों ने जितने अलंकार ग्रंथ लिखे हैं उतने संभवतः संस्कृत काव्य शास्त्र में भी नहीं लिखे गए। अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए अधिकांश ग्रंथकारों ने रीति ग्रंथकारों ने अलंकार ग्रंथ का प्रणयन किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता अलंकार के संदर्भ में इस काल की मानी जाती है। छंद विवेचन जिस प्रकार इन कवियों ने किया है वो समकालीन परिवेश में और हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। पाठकों को कविता में प्रयुक्त होने वाली छंदों की जानकारी कराने के उद्देश्य से रीतिबद्ध कवियों ने छंद विवेचन करने हेतु रीति ग्रंथ की रचना की है। अलग अलग छंदों का प्रयोग कर पाठकों को खुश करने का प्रयास, राजा को खुश करने का प्रयास इन कवियों ने किया है। भावार्थ दृष्टिकोण से उसमें कितना महत्व है या कितना नहीं है, ये उस पाठ्य पर अर्थात कविता पर और कवि पर हम छोड़ देंगे। लेकिन छंद के दृष्टिकोण से बात यदि करें तो पाठकों को खुश करने के लिए रीति ग्रंथ के माध्यम से हम देखते हैं कि अनेक छंदों का विवेचन इन कवियों ने किया है, ऐसा हम देखते हैं। शास्त्रीय परंपरा रीतिबद्ध कवियों ने शास्त्रीय पद्धति पर रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीतिबद्ध काव्य शास्त्रीय सीमाओं में बांधा हुआ है, अतः उसमें भाव, रस, नायिका भेद, अलंकार आदि का निरूपण काव्य शास्त्रीय परंपरा के अनुरूप किया गया है। जो काव्य शास्त्रीय परंपरा संस्कृत आचार्यों ने संस्कृत में लिखी है उसका ही निरूपण शास्त्रीय पद्धति से इस काल के कवियों ने किया है। इतना ही हम यहाँ पर कह सकते हैं। स्वच्छंद, संयम, प्रेम का अभाव, बिल्कुल जैसे कि हमने श्रृंगारिता इस विशेषता के संदर्भ में देखा है कि स्वच्छंद, संयम, प्रेम का अभाव इस कविता में इन कवियों में मिलता है। रीतिबद्ध कवियों का प्रेम चित्रण साहित्य शास्त्र द्वारा रचित चर्चित रूढ़ियों, परंपराओं और कवि समयों के अनुसार होता रहा है।
उसमें उन्मुक्त रूप से हृदय का स्पंदन नहीं आ सका। इन रीतिबद्ध कवियों का प्रेम रसिकता की कोटि से आगे नहीं जा सका। जो कोटि रसिकता की है, अर्थात पाठकों को जो चाहिए वो देने का प्रयास इन कवियों ने किया है, लेकिन उनका प्रेम जो था, ये प्रेम स्वच्छंद नहीं है, संयत नहीं है, संयम नहीं है, और इसलिए ये प्रेम कहीं ना कहीं कृत्रिम दिखाई देता है। और इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्वच्छंद और संयम प्रेम का अभाव इन कवियों की कविता में मिलता है। कहीं ना कहीं हमें ये कविता पाठकों को खुश करने के लिए लिखी हुई है, ऐसा भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। सौंदर्य चित्रण का भी हम उल्लेख यहाँ पर करना चाहेंगे। विशेषता के संदर्भ में रीतिकाल के सभी कवि प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। रीतिबद्ध कवियों ने सौंदर्य के स्थूल एवं मांसल चित्र अंकित करते हुए नायिका के नक्शिक वर्णन में अपनी रुचि दिखाई है। रीतिकालीन काव्य का केंद्र बिंदु नारी चित्रण रहा है। मित्रों, देखिए कि इस काल में मनोरंजन के साधन कम थे और मनोरंजन का साधन ये कविता बनाया गया, और इस तरह से हम देखते हैं कि नायिका के नक्शिक चित्रण में उन्होंने अधिक रुचि दिखाई और नारी के इंद्रिक बाह्य रूप के निरूपण में ही उनकी वृत्ति अधिक रमी। विलासिनी प्रेमिका का समक्ष उस नारी का चित्रण किया अथवा अन्य पक्षों की ओर भी उदासीन रहे। नारी को एक भोग विलास का उपकरण मात्र समझते रहे। नारी के प्रति उनका दृष्टिकोण तत्कालीन दरबार की वातावरण और परिवेश के अनुरूप था, और इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, यह नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार के बंधनों से यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। अर्थात इस तरह से हम देखते हैं नारी को केंद्र बिंदु में रखते हुए इस काल के कवियों ने सौंदर्य का चित्रण किया है। भाषा की यदि बात करें, भाषा की परिष्कृत और प्रांजल रूप पर रीतिबद्ध कवियों की दृष्टि नहीं रही। उन्होंने प्राकृत अभ्रंश शब्द प्रयुक्त करके शब्द रूप एकता की अवहेलना की तथा पश्चिमी ब्रज भाषा और पूरी अवधि के तालमेल द्वारा इनकी भाषा विकृत हो गई। माने इस प्रकार एक भाषा को लेकर, एक भाषा की सूत्र को लेकर वे लिखते नहीं रहे, तो अलग अलग भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि इस काल में भाषा का कोई ऐसा स्पष्ट रूप नहीं था कि ये अलग अलग बोलियों का, अलग अलग भाषाओं का, अलग अलग भाषाओं में सम्मिश्रण, शब्द की सम्मिश्रण में थे, अलग अलग भाषाएं उसमें सम्मिलित थी। पूर्ण रूप से अवधि भाषा, ये पूर्ण परिनिष्ठित अवधि भाषा है, ये पूर्ण रूप से ब्रज भाषा है, ऐसा हम वहाँ पर नहीं कह सकते। और इसलिए उनकी भाषा में ऐसा स्पष्टता नहीं दिखाई देती कि ये ब्रज भाषा है, ये अवधि भाषा है। अलग अलग कवियों की भाषाओं में अलग अलग विशेषता हम देखते हैं, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग दिखाई देता है। ये भाषा की विशेषता इस काल के कवियों में दिखाई देती है। अब उपरोक्त विवेचन से हम ये कह सकते हैं कि इस धारा के कवियों ने विलासी राजाओं को खुश करने के कवियों ने श्रृंगार प्रधान कविताएं लिखी। अर्थात जो भी कवि थे उनमें से सबसे ज़्यादा ये कवि दरबारी कवि थे, और अनायास रूप से हम देखते हैं कि जो दरबारी कवि होता है वो राजा को खुश करने के लिए राजा को जो चाहिए वो लिखने का प्रयास इस काल के कवियों ने किया है, ना कि उसको खुद के मन को जो चाहिए, जो भाता है वो लिखा है, ना तो पाठक को भाता है वो लिखा है। तो राजा को जो अपेक्षित है, राजा जो चाहता है उसको लिखने का प्रयास इन कवियों ने किया है। इनमें से अधिकतर कवि राजाश्रित थे। इस काव्यधारा के कारण संस्कृत की काव्य नियमों का पालन फिर से होने लगा था, ऐसा भी हम अंतिमता कह सकते हैं। तो ये रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषताएं, ये प्रमुखता हमें हिंदी साहित्य की कविता को एक नई दिशा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और इस तरह से रीतिबद्ध काव्यधारा की विशेषताएं यहाँ पर समाप्त होती हैं।